Namaskar. Myself समृद्धि महाजन वेलकम यू ऑल टू भारता फर्स्ट। और आप देख रहे हैं युवा मंच का अगला अंक। युवा मंच भारता फर्स्ट की एक ऐसी पहल है जहां हम युवाओं के आयुष्य में अलग अलग जो विषय प्रभावित उन्हें करते हैं उन पर चर्चा करते हैं। और आज का हमारा विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन लाइफ, कला साधना और जीवन। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी श्रीमती संजीवनी कुलकर्णी जी का, जिनको हम प्यार से बाई भी कहते हैं। नमस्कार बाई। नमस्कार। ये कलानंद कथक नृत्य संस्था जो नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, यह इसकी फाउंडर है और दिस इंस्टीट्यूट इज इन प्लेस सिंस 40 years now, 40 and more. Yes. She has trained Kathak dancers not only in India but also abroad. Welcome, बाई। नमस्कार। और इसके बाद हमारे साथ जुड़ी है वर्षा राघवेंद्र जी, जो कि एक मैसूर ट्रेडिशन आर्ट इसकी आर्टिस्ट है। और इन्होंने इनके जो गुरु है वो है राम शिव कुमार जी, जो कि सीनियर आर्टिस्ट है, एंड शी इज बीन प्रैक्टिसिंग Mysore tradition art since a long time now. I welcome both of you on our show. Thank you for being with us here. Thank you. हमारा जो विषय है इस पे मुझे एक संस्कृत श्लोक याद आ रहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण विहीन। अर्थात कि जिस मनुष्य के जीवन में साहित्य, कला, आर्ट इन चीजों के लिए समय नहीं है, जो उन चीजों में रुचि नहीं रखता है, वो एक जानवर की तरह ही है। बस फर्क इतना है कि उसे पूंछ और सिंग नहीं। अर्थात सिर्फ इतना कहना है कि कला हमारे सभी के जीवन में बहुत मायने रखती है। और इसी के साथ मैं चर्चा को शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले बाई, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि भारत में कला का इतिहास मनुष्य से भी पहले का, तो आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या इतिहास रहा है कला। ऐसे देखो तो हमारे देश की संस्कृति हम प्राचीन कहते हैं, जो सही में प्राचीन है, क्योंकि हमारे पास हमारे महाभारत रामायण काल से भी पहले के जो है वो उसके सब प्रूफ्स है, वहां का वांग्मय है, वहां से जो आई हुई चित्रलिपि है, तो प्राचीन तो है। और उस प्राचीन साहित्य से, प्राचीन शिल्पों से, प्राचीन लेनियां हम कहते हैं, उन सब से हमें इतने प्रूफ्स मिलते हैं कि उस समय भी कला का कितना प्रसार था। मोहनजोदड़ो की वो जो मूर्ति मिली है वो हम सबको मालूम है, इतनी फेमस है, वो जगत विख्यात हो गई है, वो डांसर की है। तो हम कहते हैं कि इसका जो प्रवास है, मैंने मनुष्य को तीन जो हम निवारा चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, और जो सीजन चलते हैं उसके लिए, और हमारी प्यास और भूख, ये सब मिटने के बाद हमें क्या चाहिए, तो उसके बाद में जो हमारे जीवन में आती है वो कला, वो आनंद। क्योंकि ये सब बेसिक है। मेरा पेट भर गया है, मेरी प्यास भी बुझ गई है, मेरे सर पे कोई छप्पर है, उसके बाद में मेरे मन का आनंद चौथे नंबर पे आता है। और उसको देने वाले जो बात है वो है कला, वो जो है कला। और इस कला के हमें प्रूफ्स बहुत, हमारे शिल्प है, हमारे मंदिर है, हमारी सब परंपरा है, हमारे कुछ ग्रंथ है जो कि पहले ना उस समय तो हस्तलिखित था, उसके बाद में मुखोद्गत है, हमारे वेद उपनिषद। लोग बहुत जग में बहुत में अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं कि इनके यहाँ पुराने बातों का ये सब बातें कहते रहते हैं, लेकिन जो है उसके प्रूफ हमारे पास है, इसलिए हम ये कह सकते हैं। और किसी भी देश की जो क्या कहते हैं पहचान क्या होती है, तो पहचान यही होती है, एक तो हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, और हमारे जो प्रूफ्स जहाँ पे है कि जो मंदिर हमारे 100 साल नहीं, हजारों साल पुराने हमारे मंदिर, उसकी जो शिल्प कला है, उसके जो बाकी सब इसकी हिस्ट्री मिलती है, ये सब इससे हमारे देश की पहचान होती है। ये सब जो है वही हमारा देश का, और ये सब है वो बहुत समृद्ध है, भारत देश इसमें बहुत समृद्ध है। और इस कला की, जैसे तुमने कहा कि पुराने प्राचीन, तो इस प्रूफ्स के जरिए हम जान सकते हैं कि
कितने सालों से, कितने साल पीछे जाओ तभी से हमारी यहाँ की कला है। और सब जो क्लासिकल, मैं तो कथक सिखाती हूँ, जो भी क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल संगीत, संगीत में सभी आता है, गायन वादन नृत्य, और ये सब कलाएं जो है वो मंदिर प्रणीत है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम मंदिर। तो वहां पे नाचना है वो भगवान के लिए, गाना है वो भगवान के लिए, ये सब हमारी पहली भावना थी। इसीलिए वो जो कल्चर जो है उसमें भक्ति रस प्रधान है, जो है उसका सात्विक भाव है। इसलिए हम क्लासिकल डांस जो कहते हैं वो शांत कहते हैं, या कला सा विमुक्त है, ये हमारे कला की डेफिनेशन है। या कला सा विमुक्त है, ये जो मुक्त करती है, जो भड़काती नहीं है। किसने अभी मैं ज्यादा नहीं कहूँ क्योंकि उसके लिए प्रूफ नहीं मेरे पास, लेकिन एक संशोधन हुआ है इसमें, गुनाहगार जो है तो उसमें से 1% भी लोग कलाकार लोग बहुत ऐसे क्या एक्सट्रीम जो होते हैं गुनहगार उसमें नहीं है। मैंने कला जो है वो हमें एक राह पे ले जाती है, तो इसमें कला का इतना बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे तुमने वो संगीत कला कहा, वैसे मैं कहूंगी कि सुरभिन्न प्राणी असुर मानिए। असुर माने हम दानव कहेंगे, लेकिन सुर, जिसके पास सुर नहीं है वो भी असुर है, ऐसे कहा जाता है। बिल्कुल, हम इस टॉपिक पर आएंगे कि मनुष्य के जीवन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इसके पहले मैं वर्षा जी आपको लाना चाहूंगी डिस्कशन में कि भारत की चित्र शैली, द आर्ट विच वी हैव इन इंडिया इज यूनिक फ्रॉम अदर एनी आर्ट ऑफ द वर्ल्ड. So can you tell us how different it is? What are the differences and what are the nuances of our Indian art style which we see? Yeah, actually, Indian art style and Western art style can be considered as a major dissimilarity in subject. Indian style comprises of mythological god and goddesses of and the portraits of human image. It can be said that Indian art style is hugely inclined towards religion, and Western art style mainly comprises of picturesque of landscape, engraving, and portraits. So actually more of Western techniques came to India in the late 19th century, which was then called as modern Indian art. So various techniques of oil paintings were unknown in Indian art till 19th century. While in Western art, the oil painting was very well developed there. Even Raja Ravi Verma drew on Western tradition and techniques of oil painting and easel paintings. And also, most of the paintings we purchase from art stores contains heavy toxic metals and petroleum-based chemicals that are highly unsafe for our healthy lifestyle and environment. Until the modern era, natural pigments extracted from plant parts and earth materials were used by human for artwork, dyeing, fabric dyeing, face painting, and wall painting, and so on. Absolutely, yes. And as you said, we see that these paintings, which would from the natural pigments, they are still intact on our mandir, the various temples. They are still intact. Ellora are the examples for that. Ajanta Ellora paintings. Absolutely, yes. तो इसके बाद मेरा सवाल है भाई आपसे है कि एक व्यक्ति के जीवन में कला साधना इसकी क्या कीमत है और हमारे इमोशंस हम कैसे प्रकट कर सकते हैं इसके साथ? अच्छा सवाल पूछा है। तो जैसे मैंने कहा कि आत्मिक आनंद, तो उसके साथ साथ में हम कह सकते हैं कोई भी कला है उसमें तो हम तो डांस के लिए तो पहले सोचेंगे, बाकी सभी कला उसी के साथ साथ चलती है। ललित कला जो है सब इंटरमिंगल है। इसके पहले भी हम बात कर रहे थे कि सभी कला का ध्येय एक है, कहीं ना कहीं हमें
आनंद तक पहुंचना है, उसका लक्ष्य जो है वो आनंद है। कला किसी को दुख में नहीं ले जाती है। तो अंतिम ध्येय जो है, तो किस प्रकार से हम वो आनंद प्राप्त करते हैं वो कला के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जो अच्छा लगता है वो रास्ता मैं पकड़ती हूँ। ऐसे अनेक ललित कलाएं, रास्ता एक है, पैरेलल लाइंस में हम चल रहे हैं, लेकिन सारी कलाएं जो है उनका अंतिम ध्येय एक है। तो ये हम डांस के लिए हम सिखाते भी हैं बच्चों को, थियोरी में भी होता है कि एक तो शारीरिक विकास के लिए डांस माने नखशिकांत जिसको हम कहते हैं कि उसकी चलन बलन है, मूवमेंट्स है, सब मेहनत है, रियाज है, ये सब बातें डांस के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा है मैंने शरीर के लिए तो हुआ ही, और शरीर का जो क्या कहते हैं, आनंद के लिए शारीरिक हलचाली हो, आनंद के लिए कोई मेहनत कर रहा है, भाई पेड़ काट रहा है, खेती कर रहा है, वो आनंददायक नहीं है, उसके लिए जरूर है, पेट के लिए वो करेगा जरूर। लेकिन जब मैं डांस करती हूँ, डांस के लिए मूवमेंट्स करती हूँ, तो वो आनंददायी प्रवास है मेरा, वो सब जॉयफुल, दे आर द ऑल जॉयफुल मूवमेंट्स। तो ये शारीरिक विकास है। दूसरा है मानसिक विकास है। मानसिक विकास माने जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगे, जो सब्जेक्ट में मुझे अच्छा लगे उस पे मैं जा सकती हूँ, उस पे मैं कंपोज कर सकती हूँ। ये तो मेरा मानसिक है। जितना जितना मैं कंपोज करूँ, जितना सोचूं, जितना विचार करूँ, हमारे क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल डांस ले लो, म्यूजिक ले लो, जो ताल प्रणीत है, वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक में ये खास करके उनके यहाँ बीट्स है और हमारे यहाँ ताल सिस्टम है। वो ताल सिस्टम इज बेसिकली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। एकदम मैथमेटिक्स हमारा करेक्ट होना चाहिए कि कितने मात्रा में हम चल रहे हैं, 16 मात्रा में चल रहे, 7 मात्रा में चल रहे। अभी तो अनवट ताल भी आ गए कि भाई 9.5 मात्रा का भी ताल शुरू हो गया, 5.5 मात्रा का भी ताल शुरू हो गया। तो ये सब जो है, ये मैंने हमारा जो बौद्धिक और मानसिक जो है वो स्टेट सब इधर दारबंद, मुलीनो दारबंद करा आवाज में। तो ये सब बातें जो है वो मेरे शारीरिक है, बौद्धिक है। मैंने पहले ही कहा कि सभी कला मंदिरों से शुरू हुई, तो हम अनायास ही भगवान से जुड़ जाते हैं। जो सात्विक भाव हमारे कला के साथ हमारे उत्पन्न होते हैं, तो उससे अध्यात्म से हम जुड़ जाते हैं, आत्मिक आनंद से हम जुड़ देते। तो मानसिक प्रगति, बौद्धिक प्रगति, आत्मिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति, ये सब कला के माध्यम से हम जितना साध्य कर सकते हैं वो और किसी से भी नहीं। और पहले पहले समृद्धि हम कहते थे कि हमारे जमाने की बात है, मैं जब छोटी थी, हमारे स्कूल में ऐसे लिखे हुए होते, सुविचार कहते थे, ग्रंथ है गुरु, या ग्रंथ का जैसा मित्र कोई नहीं है। लेकिन पीढ़ी कैसे बदल गई देखो। अभी मुझे नहीं लगता है 4वीं 5वीं का कोई स्टूडेंट है वो मोबाइल छोड़ के पुस्तक लेके बैठेगा, बहुत रेयरली, बहुत रेयरली। हमें देना चाहिए उनके हाथ में बुक्स, या हमें भी लगता है कि नए नए बुक्स, और प्रयत्न भी लोग करते हैं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी व्याख्या बदलने लगी है। तो लेकिन मैं कला के लिए मैं जरूर कहूंगी, कहीं भी मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं तब मैं जरूर कहती कि अपने बच्चे को कहीं ना कहीं कला से जोड़ दीजिए। भले कुछ भी करे, वो नाचे, वो गाए, वो पियानो बजाए, वो बांसुरी बजाए, वो तबला बजाए, वो पेंटिंग करे, वो स्कल्पचर करे, कुछ ना कुछ करे, क्योंकि ये जो कला है वो उसके जीवन के अंत तक उसके साथ रहने वाली है। भले उसके फॉर्म्स बदलते जाएंगे। अभी मैं 40 साल से सिखा रही हूँ। पहले तो मैं परफॉर्म करती थी, उसके बाद में मैंने थोड़ा सिखाना शुरू किया, उसके बाद में मैं कंपोज करने लगी हूँ, उसके बाद में आजकल मैं लिखती हूँ, मेरा एक बुक प्रकाशित हुआ है, लिखना शुरू हो गया, पेपर रिपोर्टिंग कर, मैंने भले उसका थोड़ा थोड़ा फॉर्म बदल चल रहा है, सिखाना वगैरह तो अभी भी चल रहा है, नाचना भी चल रहा है, फॉर्म बदलते जाएंगे, लेकिन वो कला मेरे साथ है, वो सब मेरे साथ है, और वो बहुत आनंददायी रास्ता है जिसपे हम चल रहे हैं। कि मेरे गुरु तो कहते, बिरजू महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी आपने तो इतने साल नाच रहे, तो उन्होंने कहा आपने दूसरा कोई स्टाइल अपनाने की कोशिश नहीं की? मैंने कथक के साथ, भरतनाट्यम में, ओडिसी, मोहिनीअट्टम में, सब। तो उन्होंने कहा भाई इसमें से थोड़ा सा सीख सका हूँ, जिंदगी भर देखता हूँ अगले साल भी पूरा होता है कि नहीं, अगले जन्म में पूरा होता है कि नहीं। इतना महासागर है ये सब,
तो जितने गोते खाओ उतने अनगिनत मोती आप अपने हाथ में ले सकते हैं। और कला का आनंद जब तक आप कला का अनुभव नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से भी कहूंगी कि अपने बच्चों को या यूथ से भी कहूंगी कि आप जरूर कोई ना कोई कला अपनाइए। उसके जैसे आनंद नहीं, उसके जैसा मित्र नहीं, उसके जैसा संगतकार नहीं। तो यही बिल्कुल, बात। बहुत बहुत ही अहम बात कही है आपने कि when you go into art, it takes care of your physics, of your mental health, of your mathematics per se, and of your complete life balance. हम इमोशंस भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो जॉयफुल है. It is another level of enjoyment which we have, and it's like dance, and every art is a worship for every artist. And जितना हम बोलेंगे उतना कम है कम इस है, पर. सही बात, कम। लेकिन मैं आगे, हमें चर्चा को आगे बढ़ाना है, तो मैं वर्षा जी आपसे पूछना Yeah. चाहूंगी, जैसे अभी बाई ने कहा कि एक पुस्तक की जगह पे हमारे हाथ में मोबाइल आ गए हैं, आर्ट को थोड़ा साइडलाइन किया जाता है, तो इस विचार पर मतलब वैकेशन या वोकेशन, एनी आर्ट नाउ इज टेकन एज अ वैकेशन कि चलो वी हैव टाइम, समर वैकेशन आ गया तो लेट्स हैव सम फन विद आर्ट, but it's not considered as a vocation, a professional course. So what would you say on this? When you are introduced to art, it is more like rediscovering yourself. It is the doorway through which young minds can shape themselves and even find themselves. Art gives freedom of expression. It tastes like magic and probably is the soaring ray of hope, actually. I often associate art with magic only. Not to describe it as an occult or something, but it implies that it has power to transform oneself or even others too. You know what? People often say that if your dreams don't scare you, they are too small. Oh. But I think otherwise. Life should not be at war all the time. We crave peace at all the time. Uh, Being experimental is one thing, but what should scare you the most is no growth. I never say that only painting is the way to happiness. Definitely not. You can do whatever you want, like music, dancing. Yeah, actually, my sister-in-law is learning Kathak. Yeah. What I'm trying to explain here is, let it be any form of art. It brings calmness and stability that requires for young minds. Art can introduce you to a vast array of truly different perception of knowledge. No matter what perception you choose among all, wisdom is something that you will receive, actually. Isn't that what we try to teach students since they are pushed into schooling? It is also proven that colors affect people's moods. This gives all the more reasons why everyone should paint, actually. It doesn't matter how good or bad you are at it. If it makes you happy, you should do it often. I think it is your choice. We live in 21st century era. It's left to you to be viewed as a vacation or vocation. Okay. Yeah. Okay. No, but there are more chances. Yeah. As a career also. हमारे जमाने में बात कहती हूँ मैं, मेरा तो अभी बहुत ही, मैंने 50 साल पहले की बात है, जब डांस और ये गाना और ये सब जो है वो करियर के जैसे लोग मान ही नहीं सकते थे, मान ही नहीं सकते। और मैं तो पूना से सीखी और नासिक में आई, तो 10 साल और थोड़े पीछे हो गई। पूना थोड़ी सी प्रोग्रेसिव सिटी थी, तो तब तो मैंने लोगों ने ऐसे कहा कि नाच करती है, अरे फिर
गाना वाना सीखती, कोई प्रोग्राम में गा तो सकती थी, नाचेगी कैसे भाई? मैंने इतने ऐसे ख्यालात उस समय ऐसे थे, लेकिन आज वो प्रोफेशन कहो, वोकेशन कहो, या जिसको हम करियर definitely. Actually, even my grandparents were saying same thing, like you want to dance, you can sing wherever you want, why do you want to dance? Now generation has changed. Yes, indeed. So vacation or vocation, it is up to you. But जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे करियर ऑप्शंस भी इसमें हम देख सकते हैं, एंड वी हैव मेनी एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस जिन्होंने करियर एज अ डांस, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, एज अ आर्टिस्ट हो चुना है, एंड दे आर मोर देन एवर सक्सेसफुल एंड हैप्पी इन देयर लाइव्स. राइट. सो इसके बाद मेरा सवाल संजीवनी जी आपसे है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद हम देखते हैं कि कला से दूर हो जाते हैं लोग. आफ्टर, मतलब जैसे बचपन से हम आर्ट में बच्चों को डालते हैं कि ट्राई योर हैंड इन आर्ट, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम कि 10th आ गया, 12th आ गया, वो एक ब्रेक हो जाता है. तो हाउ टू रिवाइव आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? जैसे हम अक्सर महिलाओं को देखते हैं कि कोई भी हो, एक शादी हो या करियर ऑप्शंस हो, किसी भी हर्डल की वजह से उनका आर्ट संबंध टूट जाता है. तो इस गैप की बात कैसे रिवाइव कर सकते हैं हम उनके जीवन में? ये क्वेश्चन तो हर किसी के इसमें थोड़ा थोड़ा तो आता है. बच्चे हो तो 10th और 12th तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा हर्डल है. वैसे नहीं मानना चाहिए. मैं तो थोड़ा सा प्रबोधन करती हूँ कि 10th में है, आप कोई प्रोग्राम में काम मत करो. हमारे प्रोग्राम हो तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चलती है, टाइम देना पड़ता है, सब कुछ है. कोई प्रोग्राम में पार्ट मत ले लो, कोई एग्जाम उस साल मत ले लो. नहीं तो एक हफ्ते में 2 बार 2 घंटे उसको डांस क्लास कंटिन्यू कर दे, क्योंकि दिस इज परफॉर्मिंग आर्ट. ये सब शारीरिक हलचल के ऊपर है पूरा. ये मैंने जिसके लिए आपकी बॉडी ही आपका माध्यम है, तो आप उसको रोकेंगे तो पीछे ही चले जाएंगे. तो ये तो लोग नहीं मानते हैं. इसके लिए आई एम टोटली अनसक्सेसफुल. क्यों ये नहीं, एकदम 100 में से 1 या 2 स्टूडेंट मेरे 10वीं में भी कंटिन्यू क्लास में आते हैं और करते, बाकी नहीं. तो लेकिन उसके बाद में हमने भी 10 साल पहले से मैंने एक कोर्स शुरू किया. आफ्टर 40s women became little bit free. बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा सांसारिक ये थोड़ा सा सब सेटअप हो जाता है, और उसके बाद में हेल्थ कॉन्शियस हो जाती है, और उनको याद आता है कि मैंने कभी डांस सीखा था या करने की मुझे बहुत चाव थी और मैंने छोड़ दिया है, या तो मुझे शुरू करना है, मैंने नहीं सीखा है तो भी मुझे कुछ करना है. तो ऐसे लेडीज के लिए, ऐसे उत्साही लेडीज के लिए भी हमने 1 साल या 2 साल के ऐसे डिप्लोमा जैसे बनाए हैं, और उसमें आर्ट अवेयरनेस विथ फिटनेस, मैंने उनके लिए थोड़े अलग एक्सरसाइज है डांस के लिए, जो रेगुलर है उससे थोड़े से अलग है. नीचे बैठते नहीं, नीचे बैठना है, झुकना है, मुड़ना है, ये सब कुछ है उसमें. तो बहुत खुश होते हैं सब, और उसमें नाचते भी है, उनको बाकी भी हम उसके साथ साथ सिखाते हैं. तो ये हर्डल पार करने के बाद भी किसी भी एज में आप सीखो, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है. ऐसे मैं हर बार कहती हूँ कि कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज में आप सीख सकते हैं. हाँ, इतना ध्यान में रखिए कि मेरा आज इतना एज है, मैं किसी यंगर बच्ची से मैं कंपेयर अपने आप को नहीं करूंगी, या मुझे इतनी दौड़ धूप भी नहीं करनी है कि मुझे स्टेज पे जाके तुरंत परफॉर्म करना है. ये सब अपने जानने चाहिए, अपने आनंद के लिए नाचे, और हमारे लिए तो हम स्वागत करते हैं. मैंने तो ऐसे भी 1-2 लेडीज को सिखाया जो मुझसे भी बड़ी थी, लेकिन उनको नाचना था, उनको करना था. मैंने कहा जरूर आइए, और जितना हो सके उतना उनसे करवाया, और उन्होंने आनंद तो बहुत ही लिया. और एक वैसे मैंने जो पहले कहा कि सा कला या विमुक्त है, तो आनंद लेने के लिए वो आई थी. उनको कोई चाव नहीं थी कि मुझे एग्जाम देना है और मुझे क्लास कमाना है, मुझे कोई नौकरी करनी है या मुझे कहीं जाके सीखाना है. उनको आनंद लेना था, आनंद लेके वो चली गई. उनके लिए तो हम एक परफॉर्मेंस भी रखते हैं लास्ट में, तो उसमें सभी लेडीज नाचती है, लेडीज हो जो भी आती है, सब बड़े लोगों के लिए ऐसे भी चलता है.
और रेगुलर क्लासेस में भी चलते हैं। और जरूर आइए, कभी भी सीखे, ना सीखे हो तो भी आप 40 के बाद भी आइए कि मैं बिगिनर हूँ, तो भी हम सिखाते हैं। डांस है, सीखना है, आनंद लेना है, तो उस हिसाब से करवाते हैं। हम करना चाहिए। इस मंच के जरिए मैं जरूर सबको आह्वान करूंगी कि कभी भी सीखे। अपने आप को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, हमें छोटी हूँ अभी, क्योंकि अपने से ऊपर और भी लोग होते ही है, तो हम तो छोटे ही रहते हैं। We all are 16 with just plus years of experience. Yeah. My age is 16 plus some months. Absolutely. तो इट्स लाइक अगर इच्छा है, चाह है, तो रास्ता मिल जाता है। मिल जाता है, मिल जाता Yeah. तो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी हम इच्छा है तो शुरू करना ही चाहिए, हमें करना। वापस वो जीवित हो जाता है। हो जाता है। बिल्कुल। वर्षा जी, अगला सवाल आपसे है कि हम देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी द ट्रेडिशनल आर्ट is getting sidelined, we can say, or the popular art is getting more populous. So how can we revive the traditional art? Like you are into Mysore painting. So Yeah. how can you revive it and give it to the viewers, the enjoyment and the whole experience of that art is different. So Yeah. what can the government do for that, or what are the, how can we revive it per se? Actually, government government has taken in charge under the Ministry of Textile, and most of the traditional arts come under handicraft commission. The artists, one who are trained in traditional art, they can get all government benefits, like they get opportunity to exhibit their artworks, and as well as they can sell it to, like furniture companies like Pepperfry and so on. They would love to mix traditional arts, even in textile companies. And government are giving more opportunities to artists actually, but people are not utilizing it. And it will only happen when people are dedicated to art. Right. Especially in traditional art, before coming into business, they should learn from senior artists, or we have a lot of colleges in India, because there are set of forms to do traditional art, like anatomy, or gesso work, or gold, whatever it is, it should be trained. Yeah. Yes, right. Every art is a worship, and every art needs a guru to teach. Yeah. And it has to be trained. That's why every Indian art is unique in itself. And with the Guru Shishya Parampara, which we had earlier, although we are seeing it diminishing, but we have hopes कि वो और review होगा. And yes, with this, so एक मैं कहना चाहूंगी कि life without art is like a flower without fragrance, and a body without soul. So this is what I take from this discussion of ours. And Definitely. Yeah. So with this is wrap on युवा मंच. बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी और भाई आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए. आप ऐसे ही हंसते रहिए और आर्ट आगे बढ़ाते रहिए. थैंक यू सो मच. नमस्कार. नमस्कार. Thank you.